रीबर्थ ऑफ हार्टलेस एंजल, एपिसोड 14। अब आगे। अद्विक और अनामिका फिलहाल कार में थे। शाम होने को थी, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन वही कार का माहौल बाहर के मुकाबले बिल्कुल उल्टा था। अनामिका के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह कितनी चिढ़ी हुई है। वहीं अद्विक के चेहरे पर हमेशा की तरह वही मुस्कान थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वही अनामिका कार से बाहर देख रही थी और कुछ समय पहले जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। हुआ ये था कि मॉल से निकलने के बाद अद्विक पूरी तरह से अनामिका को परेशान करने के मूड में था। उसने बिना कुछ कहे अनामिका को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कार की तरफ आने लगा। उसने धमकी दी कि अगर वह नीचे उतरी तो वह सड़क पर सबके सामने उसे किस करेगा। और उसने तो लाइव रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी थी। अनामिका फिलहाल कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहां मीडिया वाले खड़े थे और अगर उन्हें पता चल गया कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी ये सब कर रहा है तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। जिस चीज़ पर फोकस होना चाहिए अभी उस पर नहीं होगा। वह किसी भी तरह से कोई गड़बड़ नहीं चाहती थी, इसलिए मजबूरी में उसे उसके साथ कार में आना पड़ा। यही कारण था कि वह बहुत चिढ़ी हुई थी, उसका दिमाग खराब हो रहा था, जबकि अद्विक अपनी हरकतों पर मुस्कुराए जा रहा था, जैसे उसकी मनमांगी मुराद पूरी हो गई हो। दोनों के बीच की सिचुएशन इस समय ऐसी थी कि अद्विक ने अनामिका का हाथ कसकर अपने हाथ में इंटरलॉक कर रखा था। उसने एक सेकंड के लिए भी उसका हाथ छोड़ा नहीं था और दूसरे हाथ से गाड़ी चला रहा था। अनामिका ने झुंझलाते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, "ये आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, अब हाथ छोड़िए मेरा। मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो भाग जाऊंगी या चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी।" अद्विक ने बिना उसकी ओर देखे शांत लहजे में कहा, "अंडस्को बच्ची ही हो तुम, प्यारी सी। और रही बात भागने की तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम फिर उस दिन की तरह मुझे छोड़कर भाग गई तो।" अनामिका ने एकदम से उसकी तरफ देख, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने बिना कुछ बोले अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया हो। वह अच्छे से समझ रही थी कि अद्विक किस दिन की बात कर रहा है। वही अद्विक ने मुड़कर उसके चेहरे के भाव को बदलते देखा तो उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। तभी अनामिका ने बिना किसी भाव के कहा, "मुझे फालतू बातें नहीं सुननी हैं। आप मुझे बताएं हम जा कहाँ रहे हैं, और पहले मेरा हाथ छोड़िए। एक तो आपने जो हरकत की है न।" अद्विक ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, "मैंने कौन सी हरकत की, स्पार्कल? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। वैसे भी एक पत्नी को कभी अपने पति पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, वरना उसे पाप लगेगा।" अनामिका को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मॉल में भी वह उसे पत्नी, बीवी और पता नहीं क्या क्या कह रहा था, और अब भी उसकी इस बात पर अनामिका बहुत बुरी तरह ट्रिगर हो गई थी। उसने अद्विक की तरफ देखते हुए कहा, "कौन सा पति, कौन सी पत्नी, कौन सा पाप? लगता है आप अपने डेलुलू वर्ल्ड में ज्यादा ही जी रहे हैं, मिस्टर ओबरॉय। जरा असली दुनिया में आंखें खोलकर देखिए। मैं आपकी कोई बीवी नहीं हूं और न कभी होंगी, समझे आप? सपनों की दुनिया से बाहर आइए अंडस्को।" अद्विक ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। उसने अपनी गर्दन हल्की सी तिरछी करके अनामिका को देखा, जो अपनी मुठिया विचे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वही अद्विक उसे ही देख रहा था, उसकी नज़रों में कुछ अलग सा था। कुछ पल उसे देखने के बाद उसने गाड़ी एक सुनसान सी जगह पर रोक दी। अनामिका उसकी इस हरकत से थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने इधर उधर देखा। शाम ढल रही थी, हल्का अंधेरा फैल चुका था, चारों ओर घने पेड़ थे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने देखा अद्विक गाड़ी से बाहर निकल रहा है। अनामिका ने भी तुरंत गाड़ी से बाहर कदम रखा और इधर उधर देखते हुए बोली, "ये कौन सी जगह है अंडस्को?" उसने इतना ही कहा था कि अचानक उसे झटका लगा, क्योंकि अद्विक ने उसका हाथ पकड़कर बिना किसी वार्निंग के उसे कार से सटाकर खड़ा कर दिया और अपने दोनों हाथ उसके दोनों ओर टिकाकर अपनी गहरी नज़रों से उसकी नीली आंखों में गौर से देखने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अनामिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अनजाने में ही अपने हाथ को ठीक उसके दिल वाली जगह पर रख दिया। अद्विक ने सर झुकाकर उसके छोटे से हाथों को देखा, जो उसके सीने पर थे। अनामिका ने भी उसकी नज़रों को फॉलो किया और तुरंत अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन तभी अद्विक ने उसके हाथों पर अपनी पाकर कस दी। अनामिका की नज़रें उसके हाथों से होते हुए उसके आंखों पर टिक गई। उसकी हज़ेल ग्रीन आंखें उसे अपना ही अक्स दिखाई दे रहा था। उसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर अनामिका की धड़कनें तेज हो गई।
ऑफ वाइट शर्ट जिसके ऊपर के 3 बटन्स खुले हुए थे, जिससे उसकी चौड़े झाँकता हुआ सीना साफ दिख रहा था, और चाकोल ब्लैक डेनिम था। शर्ट की स्लीव्स मोड़ी हुई थी, जिससे उसकी हाथों की उभरी हुई नसें साफ झलक रही थी। वो इतना ज्यादा कतिलाना लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं। अनामिका उसके बाहों के घेरे में बिल्कुल शांति से खड़ी थी। वही अद्वैत, जिसकी शरारती मुस्कान सबके सामने उसकी पहचान थी, इस समय बिल्कुल बदल चुका था। उस मुस्कान की जगह उसकी आंखों में अजीब सी गहराई उतर आई थी। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई से देख रहे थे, जैसे आंखों से ही सवाल और जवाब हो रहे हों। अनामिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी शुश अंडस्को, अद्वैत ने उसके गाल पर अपना हाथ रख दिया और अपने अंगूठे से उसके होठों को बंद कर दिया। अब वो उसके बेहद करीब झुका हुआ था। अनामिका की आंखें अनायास ही बंद हो गईं। अद्वैत के टच को महसूस करते ही उसके पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। जिस इंटेंसिटी से उसे देख रहा था, अनामिका की धड़कनें जोरों से धड़कने लगीं, और वह चाहकर भी उन्हें काबू नहीं कर पा रही थी। वही अपना इतना असर अनामिका के ऊपर देखकर अद्वैत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। हवा हल्की तेज थी, जिसके कारण अनामिका के बाल रुक रुक कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। अद्वैत ने आराम से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए अपनी हस्की वॉइस में कहा, तो क्या कह रही थी तुम मुझे, स्पार्कल? उसका चेहरा अनामिका के बिल्कुल करीब आ गया। अब अद्वैत की गर्म सांसें सीधे अनामिका के चेहरे पर पड़ रही थीं। अनामिका ने हल्के से अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी नीली आंखें सीधे अद्वैत की हेजल ग्रीन आंखों से टकराईं। अद्वैत भी सिर्फ उसे ही देख रहा था। वह इतना करीब था कि दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। अनामिका ने वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जो बोला, सच ही तो बोला है, अंडस्को। अद्वैत ने फिर से उसके बालों को उसके कानों के पीछे सरकाते हुए इस बार और भी अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें सच में लगता है कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, या तुम जानबूझकर? अंडस्को, उसने अपनी बात बीच में रोक दी। अनामिका बिल्कुल खामोश हो गई। मौसम धीरे धीरे खराब होने लगा था। तभी अनामिका के चेहरे पर एक बारिश की बूंद पड़ी, जैसे उसे होश आया कि वह क्या कर रही है। उसने अद्वैत के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा धक्का दे दिया। अद्वैत के भाव तुरंत बदल गए। वहीं अनामिका ने अब गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हाँ सही कहा मैंने, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, न कभी होगा, समझे आप? इसलिए मेरे करीब आना, ये प्यार का नाटक बंद करिए, अंडस्को। वह गुस्से से खड़ी खड़ी कांप रही थी। ये बातें, ये करीबी बहुत ट्रिगर कर रही थी बार बार, जो उसकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वहीं उसकी यह जवाब सुनकर अद्वैत के भाव अचानक से बदल गए। उसकी आंखें धीरे धीरे डार्क होने लगीं। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी उन दोनों को भी भिगो रही थी। जहां अनामिका गुस्से से गहरी सांसें ले रही थी, वहीं अद्वैत बिल्कुल शांत खड़ा उसे ही एकटक देख रहा था। लेकिन ये शांति किसी और ही इशारे की तरह लग रही थी। तभी अद्वैत उससे 2 कदम पीछे हटा और अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी नॉर्मल नहीं थी, वह बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था, जैसे अनामिका की बात उसके लिए महज एक मजाक हो और कुछ नहीं। अनामिका उसे अपनी खाली आंखों से एकटक देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी धड़कनें शोर मचा रही थीं। वहीं अद्वैत हंसते हंसते अचानक रुक गया। उसने बेतरकीबी से अपने हाथों से अपने बालों को पीछे किया। उसकी सफ़ेद शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी, जिसमें उसकी मस्कुलर चेस्ट, चौड़े बिसेप्स और बॉडी साफ नजर आ रहे थे। वह इस समय सच में बहुत ज्यादा हॉट और बिल्कुल कतिलाना लग रहा था। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। तभी वो एक झटके में वह अनामिका के पास आया और उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? और क्या कहा तुमने? नाटक कर रहा हूं मैं? रॉन स्पार्कल अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जज्बातों को नाटक कहने की? उसने अपनी पाकर उसके कंधों पर काश दी। पाकर बहुत तेज थी, लेकिन अनामिका को देखकर लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसने अपनी लाल आंखों से अद्वैत की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, तो क्या गलत कहा मैंने? नाटक ही कर रहे हैं आप। जब से आप मुझे मिले हैं, ये जो घटिया हरकतें आप कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था मुझसे दूर रहिए, लेकिन नहीं। अरे आपके जैसे इंसान पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ सो अंडस्को। वो कहते कहते रुकी। वही उसकी बात सुन अद्वैत की आंखें बिल्कुल ब्लड शॉट रेड हो गई थी। उसके माथे की नसें उभर आई थी। आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया।
अनामिका ने गुस्से में सीधे उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। उन दोनों के बीच गहरा सन्नाटा पसर गया। अद्विक ने बेहद धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने अंडस्को? अगर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो मैं कैरेक्टरलेस हो गया। अगर मेरी बातें, मेरा तुम्हारे करीब आना, मेरा टच तुम्हें इतना ही बुरा लगता तो मार देती मुझे तुम, मैं नहीं रोकता तुम्हें अंडस्को। अनामिका के एक्सप्रेशन हल्के बदले। एक पल खामोशी के बाद अद्विक ने अनामिका के सर से अपना सर जोड़ते हुए कहा, बेहद गहराई से कहा, स्पार्कल अंडस्को, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा। आई एम नॉट मैन हो, यू वर्ड्स हर्ट, दिल टूटना मी स्पार्कल अंडस्को। अनामिका चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। एक सच्चाई थी उसकी आंखों में, ये वो अच्छे से देख सकती थी। जो वो कह रहा है वो सच है अंडस्को। अनामिका की सांसें हल्की तेज थी। तभी अद्विक ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया स्पार्कल कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है? अंडस्को, रिश्ता है हमारे बीच, बहुत गहरा रिश्ता है अंडस्को, जिसे तुम भूली हो मैं नहीं अंडस्को। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? नो अंडस्को स्पार्कल, यू आर रॉन्ग। इसके आगे की बात सुनकर अनामिका की सांसें तेज हो गई। वो हैरानी से अद्विक को देखने लगी। बारिश जोरों पर थी। वही अद्विक और अनामिका एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बारिश उन दोनों को पूरी तरह से भिगो रही थी। अद्विक ने वैसे ही इंटेंसिटी के साथ उसे देखते हुए कहा, आई विल नेवर लेट यू गो स्पार्कल अंटिल माई लास्ट ब्रेथ अंडस्को। उसकी ये बात सुन अनामिका की धड़कनें शोर करने लगी। जिस गहराई और सच्चाई के साथ अद्विक ने ये बात उसकी आंखों में देखकर कही थी, न चाहते हुए भी ये शब्द उसकी रूह के किसी बंद दरवाजे को तोड़ने की साजिश पर उतर आए थे। अद्विक ने जब उसकी धड़कनों का शोर सुना तो उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, सी स्पार्कल, तुम्हारी धड़कनें मेरी करीबी को महसूस करके बगावत पर उतर आई है। अनामिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो उसकी आंखों में जो जज्बात देख रही थी वो देखना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने एकदम से वैसे ही एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या चाहिए आपको अंडस्को? अद्विक ने भी वैसे ही पूछा, जो मांगूगा दे पाओगी अंडस्को? अनामिका ने कुछ पल उसे देखा और बिना किसी भाव के कहा, ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो अनामिका राजवंश दे न पाए। कहिए मेरा पीछा छोड़ने के बदले क्या चाहिए आपको अंडस्को? अद्विक ने कुछ पल उसकी आंखों में गौर से देखा। अंडस्को, अंडस्को, तुम अंडस्को, सिर्फ और सिर्फ तुम अंडस्को चाहिए अंडस्को। अनामिका चुपचाप उसे देखने लगी। वो ये देखना चाहती थी कि अद्विक क्या जवाब देता है। अद्विक की गहरी नजरें उसकी ऊपर ही बनी हुई थी। बोलो स्पार्कल, अंडस्को, अब क्यों चुप हो अंडस्को? अनामिका ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके सीने पर हाथ रखते हुए हल्का धक्का देते हुए कहा, पागल है आप अंडस्को। इतना बोलकर वो आगे जाने लगी। तभी अद्विक ने पीछे से उसका हाथ थामते हुए कहा, तुमने ही बनाया है और इलाज भी तुम ही करोगी, माय प्रेशियस स्पार्कल। आमना पत्नी जी। ये शब्द अनामिका के कानों में पड़े और कुछ धुंधले से लम्हे उसकी आंखों के सामने गुजरे। एक ऐसी सच्चाई जो शायद सबसे छुपी हुई थी, या वो छोड़ आई थी। उसने तुरंत मुड़कर अद्विक को देखा, जो खुद उसे ही इंटेंसिटी के साथ देख रहा था। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे पता हो कि वो क्या कह रहा है। क्या हुआ, कुछ याद आ गया अंडस्को? नहीं अंडस्को, गलतियां याद नहीं की जाती, भुलाई जाती है अंडस्को। अनामिका ने बिना किसी भाव के कहा और उसका हाथ झटक दिया। उसकी बात सुन अद्विक के चेहरे पर की गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, कुछ गलतियां हकीकत बन जाती है अंडस्को, जो कभी पीछा नहीं छोड़ती अंडस्को। वो उसके पीछे आकर रुका और उसके कंधे पर झुकते हुए हस्की वॉइस में कहा, माय स्पार्कल अंडस्को। और इसी के साथ उसने झुककर उसके कानों पर बेहद सरगोशी के साथ अपने होठों से छुआ अंडस्को। अनामिका के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसके हाथ हल्के कांपे पर शब्द जैसे गले में अटके से रह गए। तभी अद्विक ने एकदम से उसे गोद में उठाया। अनामिका का हाथ अनायास ही उसके गले पर आ गए। अद्विक ने एक पल उसे देखा और गाड़ी की तरह ले जाने लगा। उसने एक हाथ से पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और आहिस्ते से अनामिका को बैठाया। इस दौरान वो उसके बेहद करीब था। अनामिका एकटक उसे देख रही थी। तभी एकदम से अद्विक ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। कुछ पल खामोशी के बाद अद्विक ने उस पर से बिना अपनी नजर हटाई और सीट बेल्ट लगाया और आचनिक से कहा, ऐसे मत देखो स्पार्कल वरना अंडस्को।
I will lose my control. You know what I mean. अनामिका के कान हल्के लाल हो गए। उसने तुरंत उसे धक्का दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, Be in your limits. अपने सीट पर जाए। अद्विक ने उसके गालों को देखा जो हल्के लाल थे। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अद्विक ने गौर किया कि अनामिका पूरी तरह से भीगी हुई है। ये देखकर उसके भाव पूरी तरह बदल गए थे। अब उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए कि कहीं वो बीमार न पड़ जाए। उसने बिना कुछ बोले तुरंत एसी ऑफ किया और तापमान को सामान्य से थोड़ा बढ़ा दिया ताकि अनामिका को ठंड न लगे। अनामिका ने ये चीज़ नोटिस की, लेकिन कुछ कहा नहीं और बाहर देखने लगी। फिलहाल कार में तौलिया नहीं था, इसलिए अद्विक ने जल्दी से कार को लॉक किया और अपने जैकेट को अनामिका के कंधे पर रख दिया। अनामिका ने ये महसूस किया। उसने मुड़कर अद्विक को देखा, जिसके चेहरे पर फिलहाल चिंता और फिक्र साफ देखी जा सकती थी। अद्विक ने बिना कुछ कहे कार आगे बढ़ गया। वही अनामिका बस उसका चेहरा देखती रह गई, लेकिन अद्विक के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी कि कहीं अनामिका को सर्दी न लग जाए। अनामिका खिड़की से बाहर देखने लगी। पूरे सफर में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। लगभग 1 घंटे बाद अद्विक ने कार सीधे राजवंश पैलेस के सामने रोकी। थोड़ी दूरी पर खड़ी किसी अजनबी कार को देखकर तुरंत अलर्ट मोड में आ गए। अनामिका ने देखा कि वह अपने घर पहुंच चुकी है। वह तुरंत कार से बाहर निकलने लगी। तभी अद्विक ने उसे आवाज दी, स्पार्कल। अनामिका पलटी। अद्विक ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके माथे पर बेहद गहराई से फौहद किस किया। अनामिका की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। तभी अद्विक ने धीरे से कहा, अपना ध्यान रखना। अभी तुम कोई काम नहीं करोगी और शांति से आराम करोगी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। वह बहुत फिक्र से, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाता है, वैसे बोल रहा था। अनामिका उसे देखती रह गई। उसके इस व्यवहार से वह बिल्कुल हैरान थी। यह उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, शायद नया भी। उसके दिल में एक हलचल सी हुई। अद्विक की उस किस में उसके लिए फिक्र थी, केयर था और कुछ और भी जो अनामिका देखकर भी नहीं देखना चाहती थी, पर जो भी था सिर्फ उसके लिए था। अनामिका ने बिना किसी खास रिएक्शन के कहा, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। मुझे आपकी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह तुरंत कार से बाहर निकल गई और अद्विक की तरफ देखे बिना सीधे गेट की ओर बढ़ी। वहीं अनामिका को आता देख गार्ड तुरंत अलर्ट हो गए और सर झुकाते हुए गेट खोल दिया। अनामिका बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अद्विक ने अपना सर सीट से टिका लिया और बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। वह तब तक उसे देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। हालांकि वह भी पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अनामिका को उसकी इंटेंस नज़रें अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। वही उसके जाते ही अद्विक ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा और फिर अपनी कार आगे बढ़ा दी। कार की आवाज़ सुनकर अनामिका ने एक पल के लिए मुड़कर देखा, फिर कुछ देर बाद सीधी अंदर चली गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में थी। रात बहुत हो चुकी थी और उसने पहले ही मॉल से निकलते वक्त सबको मैसेज कर दिया था कि उसका कुछ काम है, इसलिए वह देर से आएगी। इसलिए सब निश्चिंत से सो चुके थे। अनामिका ने आते ही सबसे पहले हॉट शॉवर लिया और कपड़े बदलकर सीधा अपनी बालकनी में चली गई। वो वहां खड़ी सामने घने अंधेरे को एकटक देखने लगी। उसने एक बार मुड़कर अद्विक की जैकेट को देखा जो उसने सोफे पर रखी थी। अद्विक के साथ बिताए सारे पल, सब कुछ उसके सामने रील्स की तरह चलने लगा। उसकी आंखों के सामने एक्नेक से 1 साल पहले की घटना एक के बाद एक उसकी आंखों से होकर गुजर रही थी। अंडरस्को फ्लैशबैक 1 साल पहले। अब तक उसने अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर लिया था, लेकिन कहते हैं न, बड़ा बिजनेस के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं। यही अनामिका के साथ हुआ। उसके पीछे कई दुश्मन पड़ गए जो उसे चोट पहुंचना चाहते थे। खैर, वह शिमला में एक वेपन्स की डील के लिए आई थी। ये डील होना बहुत इम्पोर्टेंट था। वही इसकी खबर उसके दुश्मनों को लग गई। उन्होंने बीच रास्ते में ही अनामिका पर हमला कर दिया। हालांकि अनामिका पहले से अलग थी, लेकिन परेशानी ये थी कि उसकी टीम में ही कोई गद्दार था, जिसकी वजह से दुश्मनों तक सीक्रेट जानकारी पहुंच गई। एक साथ चारों तरफ से अचानक हमला हुआ था। वो लोग एक पहाड़ी रास्ते पर थे। तभी अनामिका की नज़र एक छोटे बच्चे पर गई। शायद कोई आसपास का लोकल बाचचा था। अनामिका फुर्ती से उसे बचाने भागी, लेकिन यही उससे चूक हो गई। इसी बीच अचानक किसी ने बीच से अनामिका पर गोली चलाई।
जिसके चलते का पैर फिसला और वह सीधी पीछे गहरी खाई की ओर गिर गई। बॉस अंडरस्कोर शेरा जोर से चिल्लाया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सब लोग हैरान रह गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता, अनामिका खाई में गिर चुकी थी। अंडरस्कोर अचानक फोन की रिंग से अनामिका की अपनी सोच से बाहर आई। उसका फोन लगातार बज रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और फोन की स्क्रीन पर एक नाम देखकर उसके भाव बदल गए। ये शेरा का कॉल था। अनामिका ने तुरंत कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से शेरा ने कुछ कहा, जिससे अनामिका का चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसके आसपास का ऑरा डार्क हो गया। अब वह ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी। अगले ही पल उसने कॉल कट किया और कुछ देर रुककर सीधा अंदर गई। उसने अपना लैपटॉप निकाला और उस पर कुछ करने लगी। कुछ ही देर में स्क्रीन पर हॉस्पिटल की लाइव सीसीटीवी फुटेज खुल गई, जहां कियारा एडमिट थी। वो वहां के हर एक मोमेंट को गौर से देखने लगी। दूसरी तरफ कल्याणी हॉस्पिटल, सीताजी और राजेंद्र जी वहीं मौजूद थे। लेकिन सुबह से सीताजी ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए राजेंद्र जी उन्हें कुछ देर के लिए दूसरे वार्ड में ले गए ताकि वह आराम कर सके और कुछ खा पी सके और आराम कर सके। इधर कॉरिडोर में गहरा सन्नाटा पसरा था। वहां फिलहाल 2 पुलिस कांस्टेबल पहरा दे रहे थे। तभी एक कांस्टेबल थोड़ी दूरी पर गया। वह अभी मुड़ा ही था कि किसी ने पीछे से उसका मुंह दबाया और रुमाल रख दिया। वो कांस्टेबल कुछ पर चटपटाया और अगले ही पल तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी अंधेरे से एक शख्स बाहर आया। उसने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। पहचानना मुश्किल था कि वह कौन है। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। कुछ पल आसपास का जायजा लेने के बाद उसने एक नज़र कैमरे को देखा, जो उसके हिसाब से उसने बंद कर दिया था, इसलिए वो कैमरे को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वही उसकी इस हरकत पर अनामिका, जो उसे ही देख रही थी, उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि सारे कैमरे उसने पहले ही हैक कर लिए थे। उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, पानी में रह कर मगमाग से बैन नहीं करना चाहिए। TCH अंडरस्कोर रॉन्ग मूव अंडरस्कोर। उसकी गहरी नीली आंखें अजीब तरह से उस शख्स के हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रही थी। वही वो शख्स आगे बढ़ा कि तभी दूसरे कांस्टेबल ने उसका रास्ता रोका और उसे घूरते हुए कहा, रुकिए, आप कौन? उस शख्स ने गहरी नज़र से कांस्टेबल को देखा, फिर चश्मा ठीक करते हुए बेहद आराम से कहा, पेशेंट की कंडीशन चेक करनी है, मुझे डॉक्टर ने भेजा है। इतना कहकर उसने अपनी ID कांस्टेबल को दिखाए। कांस्टेबल ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और फिर ID देखकर सर हिलाया। उस शख्स के होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरी, मगर उसने तुरंत उसे छिपा लिया और बिना कुछ कहे वार्ड के अंदर चला गया। इधर अनामिका लैपटॉप पर ध्यान से उस डॉक्टर रूपी शख्स पर टिकी थी। वह शख्स सीधे कियारा के पास जाकर रुका। कुछ पल तक वह उसके चेहरे को घूरता रहा। कियारा का पूरा चेहरा दवा और पट्टियों से ढका हुआ था। वो बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही था। वो सकस धीरे से पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। बाहर कॉरिडोर में अनामिका के लोग पूरी तरह अलर्ट खड़े थे, बस उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। उसके साथ शेरा भी था, जो ब्लूटूथ के जरिए अनामिका से कनेक्ट था। अंदर बैठे उस शख्स ने अचानक कियारा का हाथ पकड़ लिया। फिर उसके चेहरे और हाथों को गौर से देखने के बाद उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। और तभी जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर अनामिका भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। और उस शख्स की आगे की बात सुनकर अनामिका की आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। अंडरस्कोर कल्याणी हॉस्पिटल, वार्ड के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वही वो शख्स एकटक कियारा को घूरे जा रहा था। कुछ पल उसका चेहरा देखने के बाद वो शख्स वही एक टेबल पर बैठ गया। उसने बिना एक शब्द कहे बिल्कुल आहिस्ते से कियारा का हाथ पकड़ा, और कुछ पल उसे देखते हुए उसने अपने काले चश्मे उतरे, जिससे उसकी गहरी काली आंखें सामने आई। वही दूसरी तरफ अनामिका गौर से उस शख्स की आंखों को देख रही थी। लेकिन तभी स्क्रीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गई, क्योंकि उस अनजान शख्स ने एकदम से अपना चेहरे पर से वो मास्क हटा दिया था। और जो चेहरा सामने आया वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि रंजीत राठौर था। अंडरस्कोर इस समय उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। तभी रंजीत राठौर ने अपने कोट की जेब से एक सीसी निकाली, जिसमें नीले रंग का लिक्विड था। वो बेहद छोटी सीसी थी। वही उस सीसी को हाथों में लेकर वो एक तक उसे अजीब तरह उसे देखने लगे। उनके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई।
वही उस सीसी को देखकर अनामिका की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसकी पकड़ अपने लैपटॉप पर कस गई, क्योंकि ये शीशी कोई और नहीं बल्कि उसी वायरस की एंटीडोट था जो वायरस इस वक्त कियारा की बॉडी में मौजूद था। उधर रंजीत ने तुरंत एक सरिंज निकालकर बिना किसी भाव के कियारा के हाथ में उस एंटीडोट को इंजेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद ही कियारा की आंखें में हल्की हरकत हुई। उसे होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़े रंजीत को देखा। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, डैड। ये शब्द सुनकर रंजीत ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा हो। लेकिन कियारा तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत थोड़ी तेज आवाज में बोलते हुए उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, डैड, डैड मैं एंड इसको। लेकिन रंजीत ने तुरंत उसका हाथ झटक कर उसका मुंह बंद कर दिया। शुश, चुप, चिल्ला क्यों रही हो? रंजीत ने हल्के गुस्से से कहा, क्योंकि बाहर वो कांस्टेबल पहरा दे रहा था। उसने आंखों से ही उसे शांत रहने का इशारा किया। कियारा भी उनका इशारा समझकर शांत हो गई। हल्की उसकी आंखों में हल्की मायूसी थी, क्योंकि रंजीत का उसका हाथ झटकना उसे पसंद नहीं आया। आखिर उसका असली बाप सामने खड़ा इंसान ही तो था, लेकिन तभी उसने अपने ख्यालों को झटका। कुछ देर शांति के बाद रंजीत ने जब तसल्ली कर ली कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, तो उसने कियारा की तरफ देखते हुए दांत पिसते हुए कहा, तुम्हें मैंने एक काम कहा था कि उस अनामिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन तुमसे वो भी ठीक से नहीं हुआ और आज खुद इस हालत में यहाँ हो और जेल में बैठी हो। सिर्फ तुम्हारे कारण मेरा बना बनाया सारा प्लान चौपट हो गया है। कुछ समझ आ भी रहा है तुम्हें, बेवकूफ लड़की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएंगी। रंजीत की बातों से उसकी नफरत साफ देखी जा सकती थी। कियारा ध्यान से रंजीत की बात को सुन रही थी। अनामिका का नाम सुनकर ही उसका खून खौल रहा था। उसकी आंखों में बस बदले की आग और गहरी नफरत देखी जा सकती थी। उसने रंजीत से धीमे आवाज में कहा, डैड, वो अनामिका बिल्कुल बदल चुकी है। मुझे तो लगा था वो खाई से गिरकर मर जाएगी, लेकिन नहीं अंडस्को। वो कमीनी की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो बच गई और पता नहीं कैसे वापस आ गई। मैंने उसके आने के अगले दिन ही उसके पीछे उन गुंडों को लगा दिया था और वो इंजेक्शन देने को कहा था जो आपने मुझे दिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे बच गई अंडस्को। कियारा ने गुस्से से दांत पिसते हुए अपनी मुट्ठियां बिछ ली। उसने रंजीत की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मैं अब उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है डैड। सबकी नज़रों में मुझे गिरा दिया, मुझ पर हाथ उठाया। आप जानते हैं पुलिस स्टेशन में मुझे कितना टॉर्चर किया गया। उस मोटी कमीनी औरत ने मुझे बहुत मारा डैड। देखिए मेरी हालत, देखिए मेरी बॉडी पर क्या हो गया। कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर रंजीत का दिल हल्का सा पिघल गया। आखिर वो उसकी अपनी बेटी थी, जिसे उसने सबसे छुपाकर राजेंद्र राठौर की गोद ली हुई बेटी बनाकर इतने सालों तक रखा। उन्होंने कियारा को शांत कराते हुए कहा, प्रिंसेस, शांत हो जाओ और चिंता मत करो। उस लड़की को तुम खुद तड़पा तड़पा कर मारना, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी जगह फिर से पानी पड़ेगी। वैसे भी उस बेवकूफ राधिका ने हमारा काम आसान कर दिया है। ममता की मूर्ति जो ठहरी, अपनी बेटी को छोड़कर तुम्हें इतना प्यार करती है। कहकर वो हंस दिया। रंजीत ने कियारा की आंखों में देखते हुए एक अजीब सी क्रूर चमक के साथ तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस कैसे भी करके उस राधिका और राजेंद्र को फिर से अपनी मुट्ठी में करना है, वो भी ऐसे कि किसी को शक न हो। ठीक है, तुम्हें याद है ना हमारा मकसद क्या है? बस एक बार वो पूरा हो जाए तो हम आराम से ऐश की जिंदगी जिएंगे। राठौर परिवार की सारी दौलत, शोहरत सब हमारी होगी। कियारा की आंखों में लालच और दौलत की चमक आ गई, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने रंजीत से कहा, लेकिन डैड, मुझे हुआ क्या था? मेरे पूरे बॉडी पर वो गंदे घाव और इतने बड़े बड़े फोड़े कैसे हो गए थे? मैं चुड़ैल दिख रही थी अंडस्को। कियारा का सवाल सुनकर रंजीत के माथे पर शिकन आ गई। उसने कुछ परेशान आवाज में कहा, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ये उसी वायरस के सिम्पटम्स हैं जो मैंने तुम्हें उस दिन दिया था। लेकिन ये वायरस तुम्हारे बॉडी में कहाँ से आया, जबकि ये वही वायरस है जो मैंने तुम्हें अनामिका को देने के लिए कहा था। कियारा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसने हकलाते हुए पसीना पोंछते हुए कहा, मतलब कि अनामिका पर भी इसका यही असर होता?
रंजीत ने खतरनाक आवाज में कहा। नहीं कियारा, जो मैंने तुम्हें दिया था वो बहुत खतरनाक है। अगर वो दो कामचोर गुंडे अपना काम ठीक से करते तो उस अनामिका की लाश तक किसी को नसीब नहीं होती। उसका पूरा शरीर गल जाता। उसकी बातों में कोई इंसानियत नहीं थी। कियारा हैरान होकर रंजीत को देख रही थी। उसने भी इतना भयानक मौत नहीं सोचा था। इतनी बुरी मौत अंडस्को की प्लानिंग अंडस्को खैर अंडस्को। लेकिन फिर अचानक कियारा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो कुछ और ही सोचने लगी। वहीं रंजीत के मन में बार बार ये बात खटक रही थी कि जब से उसने कियारा के ऐसे हालात देखे तभी उसे समझ आ गया था कि जिसने भी कियारा को ये वायरस दिया है उसका 1% भी कियारा को नहीं दिया गया। ये बहुत कम डोज था। मतलब कोई है जो उनके पीछे पीछे अपनी ही अलग प्लानिंग कर रहा है। उसे जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा अंडस्को, नहीं तो आगे वो सोच भी नहीं सकते थे अंडस्को। उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई। कियारा ने अचानक कहा, डैड, मुझे ये वायरस किसने दिया होगा? रंजीत ने अपने मन की बातें मन में ही रखते हुए गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें जो कहा है तुम उस पर ध्यान दो, बाकी वो कौन है उसका पता जल्दी ही मैं लगा लूंगा। कियारा ने कहा, ठीक है, आपको जल्दी ढूंढिए उसे। मुझे भी उस इंसान को ऐसे ही तड़पते हुए देखना है जैसे मैं तड़पी हूं इन 2 दिनों में। फिर उसने डरते हुए पूछा, डैड, दादाजी तो आपके भी पिता हैं, तो आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और डैड से मेरा मतलब राजेंद्र राठौर से, आपको आज बताना होगा। मैं बार बार आपसे ये बात पूछती हूँ अंडस्को, लेकिन आप बताते नहीं। ये सब इतना उलझा हुआ क्यों है? वो तो आपके डैड हैं, फिर प्रॉपर्टी पर तो आपका भी हक होगा। तो आप और मॉम दोनों उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? कियारा लगातार बोले जा रही थी लेकिन उसने गौर नहीं किया कि जैसे जैसे उसके सवाल बढ़ रहे थे रंजीत राठौर के चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे वैसे बदल रहे थे। आखिर में उन्होंने तुरंत कियारा का घाव वाला हाथ कसकर पकड़ते हुए दांत पीसते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, और फिर से कह रहा हूँ, कुछ बातें और कुछ राज वक्त के साथ ही सामने आएंगे। वक्त से पहले अगर वो राज सामने आए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। इसलिए दोबारा ये बात मत सुनना मुझसे। कियारा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो कमजोर थी और रंजीत ने कसकर उसका ड्रिप वाला हाथ पकड़ रखा था। उसने सिसकते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो डैड। आह! रंजीत ने उसके आंसू देखकर तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। उन्हें अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनकी ये बेवकूफ़ बेटी जो ना बोलो वही करती है। इसलिए उन्होंने कियारा को चुप कराते हुए परेशान होकर कहा, अच्छा ठीक है, चुप करो। सॉरी प्रिंसेस। कियारा ने अब जिद पकड़ ली कि उसे सच जानना है। तो रंजीत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो इसलिए क्योंकि अंडस्को वो विष्णुभर राठौर मेरा बाप नहीं है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। कियारा, जो अब तक रो रही थी, उसकी आंखें फैल गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसने पता नहीं क्या सुन लिया हो। वो फटी आंखों से रंजीत को देखने लगी। उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी, वो इसलिए क्योंकि विष्णुभर राठौर मेरा बाप नहीं है। ये बात उसके लिए किसी बम से कम नहीं थी। तभी रंजीत ने आगे कहा, अभी बस इतना जानो कि वो विष्णुभर राठौर मेरा असली बाप नहीं है। मैं उसकी सगी औलाद नहीं हूँ। और कुछ ऐसे राज हैं अंडस्को जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसलिए तो मैंने उस अनामिका की जगह तुम्हें उसकी जगह दी है, क्योंकि वो मनहूस लड़की, वो राठौर खानदान की इकलौती वारिस है, मालकिन है। बस इतना समझ लो कि अगर तुमने फिर से अपनी जगह वापस पा ली तो तुम करोड़ों की मालकिन बन जाओगी, समझी? फिर रंजीत ने कियारा को सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि उसका असली काम था कियारा को एंटीडोट देना। तो अब वो ठीक थी, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि वो बस इस शतरंज के खेल के प्यादे मात्र हैं। उन्हें नचा तो कोई और ही रहा है। वही दूसरी तरफ अनामिका, जिसने शुरू से अंत तक उन दोनों बाप बेटी की सारे बातें सुनी थी। इस समय उसकी आंखें ब्लड शॉट रेड थे, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसके आसपास का ऑरा बिल्कुल सर्द और खतरनाक हो गया था। उसने शेरा को एक मैसेज किया और फोन साइड में रखकर उसने अपने लैपटॉप में कुछ किया। लगभग 1 घंटे तक वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम करती रही। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थी जैसे हवा से बात कर रही हो। उस शांत कमरे में बस कीबोर्ड पर चलती उंगलियों की आवाज आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे। तभी एक क्लिक के बाद उसने अपने लैपटॉप बंद कर दिया और अपना सर हेडरेस्ट से टिका लिया।
उसके कानों में रंजीत के एक एक बात घूम रही थी। तभी उसके होठों पर अचानक से एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई, एक ऐसे मुस्कुराहट जो आने वाले खतरे का इशारा कर रही थी। उसने वैसे ही मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए ही एक धुन बजाना शुरू कर दिया, वही सिटी की आवाज जो किसी के भी शरीर में सिरहन ला दे। उसने धीरे से गुनगुनाते हुए कहा, अंडस्को, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या गजब हुआ अंडस्को, ये कैसे कब हुआ? ना जानूं मैं, न जाने अंडस्को वो, कहकर वो हंसने लगी। अंडस्को, एक तो ये गाना, ऊपर से रूम में पसरा गहरा अंधेरा, और ये खौफनाक हंसी अंडस्को, जिसमें कोई इंसानियत नहीं थी, एक क्रूर हंसी जैसे सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो। तभी अनामिका ने एकदम से गुनगुनाना बंद कर दिया और एक पल को वहां अजीब सी खामोशी छा गई। वो शांति भी भयानक सी लगने लगी। उसका सर अब भी हेडरेस्ट से टिका हुआ था, आंखें बंद थे, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे तूफान के आने की शांति हो। तभी उसने झटका से अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। वो एकटक सीलिंग को घूर रही थी। उसने पलकें तक नहीं झपकाई थी। तभी उसने धीरे से कहा, रंजीत राठौर अंडरस्कोर TCH अंडरस्कोर TCH अंडरस्कोर TCH, अब तुम्हारा क्या होगा? हु अंडरस्कोर हु विल सेव यू फ्रॉम मी अंडरस्कोर। इसी के साथ उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसने कितने बड़ी चाल चली थी। वो अच्छे से जानती थी कि इतनी बड़ी प्लानिंग वो बेवकूफ़ कियारा के बस की बात नहीं थे। पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है, जो बैकफुट पर खेल रहा है अंडरस्कोर। अनामिका ने इतना बड़ा दाव खेला था, एक जाल तैयार किया। पहले वो चाहती तो उस वायरस को उसके रियल फॉर्म में इंजेक्ट कर सकती थी, लेकिन उसने खुद बिल्कुल हल्का डोज तैयार किया और कियारा को वो इंजेक्शन दिया। इतना काम कि वो मरे तो नहीं, लेकिन जो छुपा हुआ है वो सामने आए। आखिर पिछले जन्म में उसकी बॉडी में जहर आया तो आया कैसे? नतीजा यह निकल कर आया कि कियारा की ऐसे हालात देखकर वो छुपा हुआ सांप जरूर बाहर निकलेगा, और हुआ भी वही जो अनामिका चाहती थी। कियारा की ऐसे हालात देखकर रंजीत राठौर परेशान सा हो गया, और यही उसने गलती कर दी जिसके जरिए उसे बहुत बड़ा क्लू मिला था। ये सब सोचते हुए अनामिका ने मन ही मन कहा, तो ये रंजीत राठौर दादू का बेटा नहीं है? इंटरेस्टिंग अंडरस्को, वेरी इंटरेस्टिंग अंडरस्को। अब इसका जवाब तो आप देंगे दादू अंडरस्को, और कौन से राज छुपाए हैं अपने मुझसे अंडरस्को। यही सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लिए। फिलहाल उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। जितना उसने सोचा था, बात उससे भी कई ज्यादा गहरी थी। जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक उस समुद्र की तरफ जिसे सतह के ऊपर से देखने पर उसकी गहराई का पता नहीं चलता। खैर, वही दूसरी तरफ रक्तांश अपने रूम की बालकनी में खड़ा दूर अंधेरे को देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनामिका ही चल रही थी। आज जो भी हुआ, वह सारी घटनाएं उसके दिमाग में रील की तरह बार बार घूम रही थी। वह सोचना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार उसके ख्याल अनामिका से जाकर टकरा रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन अनामिका का किसी और के साथ इतना करीबी होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसीलिए उसने अनामिका और उस शख्स के पीछे अपने आदमी लगा दिए थे। और जब से उसे पता चला था कि अनामिका उस शख्स के साथ एक कार में गई है, तब से उसका दिल और भी बेचैन हो उठा था, जैसे कुछ है जो उससे दूर जा रहा हो। अभी कुछ देर पहले ही पीयूष ने उसे इन्फॉर्म किया था कि जो कार अनामिका का पीछा कर रही थी वह अचानक से गायब हो गई है और फिर पता नहीं कहाँ चली गई। उन लोगों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। और ये बात रक्तांश को बार बार खटक रही थी। उसने सामने देखते हुए कहा, कुछ तो छूट रहा है मुझसे, समथिंग इज फिशी अंडरस्को। क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और अनामिका की फोटो देखने लगा, जो उसने मॉल में ही ली थी। उसने अनामिका की फोटो को झूम किया और गौर से उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगा। उसने आंखों में एक अजीब सा जुनून था। रक्तांश बिना पलके झपकाया अनामिका की फोटो को देखते हुए अपने अंगूठे से उसके चेहरे पर अजीब तरह से घुमाते हुए बोलो, बहुत गलत कर रही हो तुम बटरफ्लाई, मेरे दिमाग से खेलकर। अगर एक बार तुम मेरे दिमाग से दिल में आई तो तुम्हें कैद करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे अंडरस्को, इनफैक्ट कोई भी नहीं अंडरस्को। उसका अंगूठा सब सीधा अनामिका के होठों पर आकर ठहर गए। रक्तांश गौर से उसके होठों को देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बिल्कुल डार्क हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसके सामने सिर्फ अनामिका का चेहरा घूम गया।
बहुत जल्द मुलाकात होगी, बटरफ्लाई अंडरस्कोर। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुंबई के आउटर एरिया के पास ही एक बहुत ही फेमस बार था। अंदर शबाब और शराब भरपूर मात्रा में मौजूद थी। डांस फ्लोर पर कुछ लोग नशे में झूम रहे थे, तो कुछ अपनी ही दुनिया में मगन नशे में धुत पड़े हुए थे। पूरा माहौल बना हुआ था। वही बार काउंटर पर एक शख्स वहां बैठा था और सामने मौजूद वेटर पर गुस्से से भड़कते हुए अपनी ग्लास पटकते हुए लड़खड़ती जुबान में बोला, अबे सा, ले 2 कौड़ी के वे अंडस्को, तेरी औकात मेरे जूते बराबर भी नहीं है और तू मुझे राघव राठौर को मना कर रहा है। चुपचाप एक बोतल दे मुझे, समझा अंडस्को। हाँ, ये कोई और नहीं राघव था, जो यार कॉर्पोरेशन से निकल तो गया था, लेकिन तब से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो पहले से ही टेंशन में था, ऊपर से अनामिका का मैनिपुलेशन ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। इन्हीं सब चक्कर में वो परेशान सा किसी के फ़ोन आंसर नहीं कर रहा था। उसने अपना फ़ोन स्विच ही कर दिया और यहाँ आकर टेंशन में उसने बहुत सारी शराब पी ली थी, जिससे उसको कोई होश नहीं था और अब वेटर पर ही चिल्ला रहा था। वही वेटर ने डरते हुए उसे देखते हुए कहा, सर अपने ऑलरेडी 4-5 बोतल शराब पी ली ही है, वो भी हाई डोज वाली, अब आप हैंडल नहीं अंडस्को। उसकी बात को बीच में करवा हुए राघव आग बाबूला होकर उठा और उसका कॉलर पकड़ते हुए बिना किसी चेतावनी के उस पर मुके बरसाने लगा। वेटर को कुछ समझने का या खुद को संभालने का मौका तक नहीं मिला और राघव उसके चेहरे पर एक तमाचा मार दिया। वेटर डर और दर्द से तरपता हुआ नीचे गिर गया और राघव से दया की भीख मांगते हुए बोला, सर अंडस्को माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, मत मारिए सर, अपने लिमिट से ज़्यादा शराब पी ली थी सर, इसलिए मैंने कहा प्लीज़ मत मरिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अंडस्को प्लीज़ सर। वेटर ने रोते हुए गुहार लगाई। वो बेवश और कमज़ोर था, लेकिन राघव ने इसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया। तेरी इतनी हिम्मत अंडस्को मुझे मना करेगा, मुझे राघव राठौर को? अरे बहुत पैसा है मेरे पास और तू भिखारी अंडस्को मुझे माना करता है। ऐसे कहकर उसने उस वेटर को फिर से मरना शुरू कर दिया, उसकी हालत खराब कर दी। अचानक हुए शोर से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। बार में सब रुककर उसे ही देखने लगे। कुछ लोग वीडियोस बनने लगे, कुछ डर से पीछे हट गए थे। वेटर ने करहाते हुए हाथ जोड़कर उससे छोड़ने की गुहार लगा रहा था, लेकिन राघव के तो सर पर जैसे खून सवार हो गया था। अब उसे बार बार ऑफिस का सीन, अनामिका का उसकी इंसल्ट करना, दादाजी का उसे मारना, मुसीबत में किसी को उसका साथ न देना, सबका मुंह मोड़ना, कंपनी हाथ से जाना, वो सब उसके सर पर अपना कब्जा जमा चुके थे। लेकिन नशे में और गुस्से में वो पागल हो चुका था। कोई होश नहीं था उसे, जिसके कारण वो अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उस बेचारे वेटर पर निकालने लगा। कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैनेजर भी उसे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वो नहीं रुका, उसे और गुस्सा आने लगा। तभी राघव ने एकदम से साइड में रखा खाली बोतल उठाया, जा गिरने से टूट गया था। राघव ने अचानक से बोतल उठाए और सीधे वेटर की गर्दन में घोंप दी। अब तक जो लोग उसे पकड़े हुए थे, वे सभी डर के मारे पीछे हट गए। पूरे बार में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी, डर और खौफ भरी नजरों से राघव को देखने लगे। उसके हाथ में वही बोतल का टुकड़ा था जो वेटर की गर्दन में धंसा हुआ था। खून बहकर पूरे फर्श पर फैल गया। वेटर ने उसी समय दम तोड़ दिया, वह मर चुका था। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, इसने वेटर को मार दिया है, कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्रिमिनल है। OMG, he is such a criminal अंडस्को, somebody call the police अंडस्को। लोगों की आवाजें उठने लगीं। इन्हीं आवाजों ने जैसे राघव को होश में ला दिया। उसकी नजरें सीधे अपने हाथों पर गईं, जो खून से सने हुए थे। ये देखकर उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। लोगों की फुसफुसाहट अब और तेज हो गई। कुछ ही पलों में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। राघव जमीन पर बैठा अपने हाथों को देख रहा था, जिन पर खून लगा हुआ था। उसने एक बार वेटर की लाश की ओर देखा और फिर झटके से पीछे हट गया और धीरे से बुदबुदाया, यह मैंने नहीं किया, यह क्या हो गया? उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें बार बार वेटर के चेहरे पर टिक रही थीं, जिसकी आंखें खुली थीं, मगर वह हमेशा के लिए जा चुका था। गुस्से में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। लोगों की बातें सुनकर वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, यह मैंने नहीं किया, ये वेटर की गलती थी,
मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों के सामने बस वही मंजर घूम रहा था। अंडरस्को। कुछ ही देर में पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही राघव जैसे और भी सदमे में चला गया। पुलिस अंदर दाखिल हुई और सबसे पहले वेटर की बॉडी चेक की और फिर राघव को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। राघव जैसे सदमे में चला गया था। एक कांस्टेबल ने वेटर की नाक के पास हाथ रखा और इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए बोला, सर, यह मर चुका है। बड़ी बेरहमी से मारा है इसने अंडरस्को। इंस्पेक्टर तमीज से बात करो अंडरस्को, मैंने अंडरस्को नहीं मारा किसी को अंडरस्को। राघव ने अपनी लाल आंखों से इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में राघव की तरफ देखते हुए कहा, पैसों के घमंड में ये अमीर साहबजादे लोग आम आदमी की जान को धूल के बराबर समझते हैं। खून करके मुझे ही आंखें देखा रहा है। थाने चल, तेरी सारी टामेज मैं अच्छे से निकालूंगा मिस्टर क्रिमिनल। तुम्हारी खातिरदारी वही होगी। फुर्सत से बैठकर सीखाना। हमें भी जरा सीखना है कि सारी तमीज का ठेका तुम जैसे लोगों ने कब से ले रखा है। इंस्पेक्टर संजय ने ऑर्डर दिया, इसको जीप में डालो। देखते हैं कौन इसे छुड़ाने आता है। लंबा अंदर भेजूंगा इसे तो, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राघव अभी भी बार बार बुदा रहा था। यह मैंने नहीं किया, यह मैंने नहीं किया। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाने लगी। वही बाहर मीडिया भी तुरंत पहुंच गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मिस्टर राघव राठौर। राठौर परिवार के वारिस, जिन्होंने नशे की हालत में एक निर्दोष वेटर की जान ले ली। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। राघव पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा करियर बर्बाद होता नजर आ रहा था। सब उसके खिलाफ थे। नशे से उसकी आंखें लाल और धुंधली हो गई थी। उसने जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश की, मगर सब कुछ धुंधला और बिखरा बिखरा नजर आ रहा था। मीडिया की भीड़ मधुमक्खी के झुंड की तरह जमा थी। आखिर इतनी बड़ी न्यूज़ जो थी। पुलिस बहुत मुश्किल से उसे लेकर जीप में बैठी। मीडिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो लगातार राघव की फोटो ले रहे थे। तभी जीप आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर ठंडी आवाज में बोला, अब बताए मिस्टर राठौर, किसी की जान लेना इतना आसान है? आपको आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं लगती। आप जेल में चक्की पीसना अंडरस्को, क्योंकि मैं तो तुझे जेल भेज कर रहूंगा। तभी अंडरस्को। आज सुबह से ही राजवंश पैलेस में अलग ही माहौल बना हुआ था। घर की सभी महिलाएं लिविंग हॉल में बैठी थीं। वहीं अशोक जी और दिग्विजय जी दोनों स्टडी रूम में थे। नैना जी ने सीता जी की ओर देखते हुए कहा, दीदी, आपको क्या लगता है आज हमारा किचन बचेगा या उड़ जाएगा? सीता जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मुझे क्या पता नैना, वैसे बात तो सही कह रही हो तुम। मुझे भी अंदर जाने से मना कर दिया गया है। भगवान जाने क्या गुल खिला रहे हैं अंडरस्को सब मिलकर। इतना कहकर सीता जी और नैना जी ने मुड़कर एक नज़र किचन की ओर डाली, जहां बाहर 2 गार्ड तैनात थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कंधे उचका दिए। वहीं कल्याणी जी के पास बैठी सिया ने भी एक बार किचन की तरफ देखा। वह खुद कंफ्यूजन में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। उसने झुककर कल्याणी जी से धीरे से पूछा, दादी माँ, ये आंटी और छोटी आंटी क्या कह रही हैं? और किचन में कौन है, क्या हो रहा है? और ये गार्ड ऐसे खड़े हैं जैसे अंदर कोई मीटिंग चल रही हो अंदर अंडरस्को। कल्याणी जी जो अब तक अपने दोनों बहुओं की बातें सुन रही थी, सिया का सवाल सुनकर उन्होंने मुंह बनाया और चिढ़ते हुए बोली, और क्या होगा? आज मेरे पोते अपनी बहन के लिए कुछ स्पेशल तैयार कर रहे हैं। ये दोनों, सीता और नैना, बार बार किचन में झांकने चली जाती थी, तो इन्हें बाहर कर दिया और गार्ड खड़े कर दिए। साफ साफ कहा है कि कोई अंदर न आए। तब से ये दोनों मिलकर मेरे पोतों की चुगली कर रही हैं। मेरे होनहार पोते जरूर अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ खास बना रहे होंगे। आखिर रक्षाबंधन जो है। सीता जी और नैना जी का मुंह बन गया। वही सिया को ये सब देख हंसी आ गई। उसके लिए ये सब नया था। उसने पहले कभी भाई बहन का इतना प्यार देखा ही कहाँ था। घर पर तो राघव और रेहान दोनों उसके भाई थे, लेकिन कियारा की वजह से वह उन्हें राखी नहीं बांधती थी और वैसे भी ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं था। लेकिन यहाँ ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी अचानक किचन से धड़ाम अंडरस्को की आवाज आई। सब चौंक गए। सीता जी ने सिर पकड़ते हुए कहा, देखा माँ, आपके होनहार पोते मेरे पूरे किचन का सत्यानाश कर रहे हैं। मुझे मदद करने भी नहीं दे रहे, सब खुद ही करना है इन्हें। कल्याणी जी भी इस बार आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गईं।
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये नमूनों कहीं मेरी नाक न कटवा देनी है इन्हें, लेकिन अब जब तीर कमान से निकल ही गया है तो पीछे तो हट नहीं सकते। उन्होंने अपने हाव भाव ठीक किए और फिर कड़क आवाज में बोली, अरे तुम लोग भी न, जहाँ 10 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज आती ही है, कुछ गिर गया होगा। अब चुपचाप तैयारियां देखो, शाम को मेहमान भी आने वाले हैं और हमारी प्रिंसेस उठी के नहीं, आज तो उसका ही दिन है। कल्याणी जी ने बात बदल दी। उनकी इस तरकीब पर सिया हंस दी। उनके कहने पर सीता और नैना का ध्यान भी भटक गया। नैना जी मुस्कुराते हुए बोली, माँ, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अनु अभी तक नहीं उठी, शायद देर रात तक जागी थी। कल्याणी जी ने बस सर हिला दिया। वही किचन में अक्षत, वेद, आरव और ईशान चारों अलग अलग कामों में लगे थे। काम कितना हुआ था पता नहीं, लेकिन किचन का कबाड़ा जरूर हो गया था। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। वो आज खास अपनी बहन के लिए कुछ स्पेशल डिशेस बना रहे हैं। ईशान आज सुबह ही अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटा था और आते ही वह भी किचन में घुस गया था। फिलहाल इस वक्त फर्श पर आटे का डिब्बा गिरा हुआ था और आरव ऊपर से नीचे तक पूरा आटे में लिपटा उजला भूत लग रहा था। ईशान और वेद ने उसे देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगे। अक्षत को भी हंसी आ रही थी। वेद ने फौरन अपना फोन निकाला और आरव की तस्वीर खींचते हुए बोला, वाह भाई, आप तो कितने हैंडसम लग रहे हैं। अब मैं इस फोटो को सबूत के तौर पर रखूंगा और सबको दिखाऊंगा। इतना कहकर वह पेट पकड़कर हंसने लगा। आरव गुस्से से लाल हो गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके मुंह से आटा निकल आया। ये देख तीनों और भी जोर से हंस पड़े। गुस्से में आरव ने पास रखा टमाटर उठाया और सीधे वेद की ओर फेंक दिया। टमाटर सीधा उसके चेहरे पर लगा। अब हंसने की बारी आरव की थी। वो अब वेद का मजाक बनाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। वेद ने उसे एक नज़र गुस्से से देखा, फिर अचानक उसके होठों पर तेज मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत पास रखा कद्दू उठाकर उसकी ओर फेंका, लेकिन आरव ने उसकी ये हरकत देख ली और तुरंत पीछे झुक गया, जिससे वो कद्दू पीछे खड़े ईशान के माथे पर जा लगा। ईशान ने गुस्से में वेद को घूरा। वेद ने दांत निकालते हुए जबरदस्ती की स्माइल चिपकाते हुए कहा, भाई, मेरे प्यारे भाई, गलती से मिस्टेक हो गई अंडरस्को। ईशान ने झल्लाकर कहा, गलती से मिस्टेक? रुक, तुझे बताता हूँ मैं। उसने किचन स्लैब के पास रखा पानी का गिलास उठाया और पानी सीधा वेद की ओर फेंका। वेद हड़बड़ाते हुए नीचे झुक गया और पानी सीधे इस बार अक्षत के चेहरे पर जा पड़ा। एक पल को पूरा माहौल शांत हो गया। सबने अक्षत की ओर देखा। अक्षत ने धीरे से चेहरे से पानी पोंछा और अपने बालों को पीछे किए। वो उन सबको घूरने लगा। तभी अंडरस्को, ईशान ने हकलाते हुए कहा, अक्षत भाई अंडरस्को, वो मैं। तभी अक्षत ने कुछ पल उसे घुरा और एकदम से अपने हाथ में पड़ा आटा फेंक उसकी तरफ फेंक दिया। ईशान की आंखें बंद हो गईं। वेद और आरव आंखें फाड़े अक्षत को देखते तो कभी ईशान को वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और अचानक जोर जोर से हंसने लगे। फिर क्या था, सबने एक दूसरे पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया। कभी वेद आरव के पीछे, कभी आरव अक्षत के पीछे, तो कभी ईशान ऊपर चढ़ गया। सब हंसते हुए भाग दौड़ कर रहे थे। माहौल बेहद खुशनुमा हो गया था। तभी अचानक से सबको जलने की गंध आई। वेद ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कहीं कुछ जल रहा है। आरव ने भी कहा, हाँ यार, मुझे भी वैसा ही लग रहा है भाई, कहीं आग तो नहीं लग गई। अक्षत की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत सबको हटाया और गैस की ओर भागा। वहां उसका रखा आलू की स्टफिंग पूरी तरह जलकर कोयला हो गया था। उसके पीछे ही सब दौड़कर आए। वेद ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हो गया सत्यानाश अंडरस्को। ईशान ने झांककर कहा, भाई, ये तो कोयला हो गया। अब हम समोसे कैसे बनाएंगे? प्रिंसेस को समोसे कितने पसंद हैं और थोड़ी देर में तो वह तैयार होकर आ भी जाएगी। आरव ने भी चिंता जताई, अब तो हमारी नाक कट जाएगी। प्रिंसेस को क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ सोचो भाई। अक्षत ने गुस्से से कहा, चुप रहो तुम सब, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन करना तो हमें ही है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी काम पर लगो। आरव, तुम आलू काटो। वेद, दूध उबालो। ईशान, प्याज काटो। जल्दी जल्दी। सब तुरंत जैसे तैसे अपने अपने काम में लग गए। लगभग 1.5 घंटे बाद चारों भाई थके हारे तैयार होकर लिविंग हॉल में बैठे थे। अशोक जी आते ही चेयरफुल अंदाज में बोले, और मेरे लाडलों, कैसी रही किचन की यात्रा?
वेद ने हंसते हुए कॉलर ठीक किया और बोला, डैड, फर्स्ट क्लास। अब बस प्रिंसेस का इंतजार है। वैसे भी जब हम चारों भाई साथ में कुछ करें और वो पूरा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। तभी सबका ध्यान सीढ़ियों की ओर गया, जहां से अनामिका नीचे आ रही थी। उसने रॉयल ब्लू रंग की अनारकली और चूड़ीदार पहनी थी, जिस पर बेहद बारीक काम किया गया था। नेट का दुपट्टा उसके रूप को और निखार रहा था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और सबसे खास थी उसकी ओशन ब्लू आंखें। उसने कानों में बड़े ऑक्सीडाइज झुमके पहने थे, खुले बाल जो कर्ल किए हुए थे, वो बेहद प्यारी लग रही थी। वही नीचे आए, सब उसकी ओर देखते ही रह गए। चारों भाई अपनी बहन को प्यार और एडमिरेशन से देख रहे थे। सबके मन में बस एक ही बात आई कि उनकी छोटी सी बहन कितनी प्यारी है, कितनी एडोरेबल है। वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अनामिका ने सभी को देखा और हल्की मुस्कान लिए धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी और जहां उसके भाई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह उनकी ओर आए। सीता जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी नज़र उतारी और कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, मेरी लाडो, बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नज़र न लगे। अनामिका मुस्कुराकर बोली, माँ, आपके रहते मुझे किसी की नज़र लग भी कैसे सकती है। उसकी बात पर सब मुस्कुरा पड़े। वही सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से अपने भाइयों को राखी बांध दो। वेद ने नाटक करते हुए तुरंत कहा, हाँ छुटकी, जल्दी बांधो, बहुत भूख लगी है मुझे। सभी को उसकी नौटंकी देखकर हंसी आ गई और अनामिका ने बस सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सभी एक लाइन में सोफे पर बैठे हुए थे। अनामिका ने अच्छे से थाल सजाए और सबसे पहले उसने अक्षत को राखी बांधी। अक्षत ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। फिर उसने कुछ कागज निकालकर अनामिका के हाथों पर रखते हुए कहा, प्रिंसेसे। अनामिका ने हैरानी से उन कागजों को देखा। देखते ही वह थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि अक्षत ने उसे पूरा का पूरा एक आइलैंड गिफ्ट किया था। वही आइलैंड जहां तरह तरह की जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं। अनामिका ने सोचा था कि वह यह आइलैंड पहले ही खरीद लेगी, लेकिन अक्षत ने उसे गिफ्ट कर दिया। ये देखकर वह चौंक गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। अक्षत ने उसके हैरान चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बस एक छोटा सा तोहफा है, अब इसके लिए तुम मना नहीं करोगी। अनामिका कुछ बोल नहीं सकी। उसके बाद उसने ईशान को राखी बांधी। ईशान ने अनामिका को एक खूबसूरत रूबी का नेकलेस गिफ्ट किया। सीता जी ने उसे देखते हुए कहा, ये तो वही ब्लू रूबी की नेकलेस है न जो उसने ऑक्शन में किसी ने खरीद लिया था। बात ये थी कि वही नेकलेस किसी रानी का था, जिसे ऑक्शन में ईशान ने अनामिका के लिए पहले ही खरीद लिया था। ईशान ने कहा, हम ओम, ये मैंने प्रिंसेस के लिए लिया है, तुम्हें पसंद है न प्रिंसेस। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत खूबसूरत है ये भाई। ईशान को अब जाकर संतुष्टि हुई। अब बारी थी आरव की। उसने मुस्कुराते हुए अनामिका को लिमिटेड एडिशन की नई लॉन्च हुई बाइक गिफ्ट की चाबी गिफ्ट की, जो अभी तक मार्केट में आई भी नहीं आई थी। यह उसकी पहली कॉपी थी। आरव ने कहा, प्रिंसेस, तुम्हें बाइक चलाना बहुत पसंद है न? तो अब से हम दोनों इसी बाइक पर रेस करेंगे। अनामिका ने कहा, बिल्कुल भाई, और हर बार की तरह आप हारेंगे। आरव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं। अब सबकी नज़र अब वेद पर गई कि वह क्या गिफ्ट देगा। वेद ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो जल्दी जल्दी बांधो, बहुत भूख लगी है। अनामिका तुरंत बोली, क्या जल्दी है भाई, मुझे भी तो भूख लगी है। फिर उसने मुस्कुराकर वेद को राखी बांधी। वेद ने भी उसे एक बेहद खूबसूरत और लिमिटेड एडिशन की घड़ियों का पूरा कलेक्शन गिफ्ट किया और उसके साथ चॉकलेट्स का एक पूरा डब्बा जो बहुत खूबसूरत से डेकोरेटेड था। और रही बात घड़ियों की, तो अनामिका को घड़ियों का बहुत शौक था। सीता जी ने सबके तोहफे देखते हुए कहा, वाह, लगता है मेरे बच्चे बारे समझदार हो गई है। सीता अंडस्को ये आवाज गेट की तरफ से आई। सबने मुड़कर देखा तो चौंक गई। टू बी कंटिन्यूड अंडस्को।